Hey everybody, welcome back to our YouTube channel, and in this lecture we are going to deal with the part 2, that is the kinds of marriage. And in this kind of marriage we are going to take a topic from the CLO, that is temporary marriage, मोटा marriage, the third form of marriage. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने देखा था कि कैसे सुन्नी लॉ में कितने टाइप्स के मैरिज है और सिया लॉ में कितने टाइप्स के मैरिज है। तो जो सुन्नी लॉ में जो थर्ड फॉर्म था दैट इज़ इरेगुलर, वो सिया लॉ कंसीडर नहीं करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो सिया लॉ में एक थर्ड टाइप ऑफ मैरिज है दैट इज़ टेम्पोररी मैरिज या फिर मूटा जिसे हम कहते हैं। तो ये एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मैरिज होता है जो कि सिर्फ इथाना सरिया सियाज मानते हैं। देखिए, हमने पिछले के वीडियोस में ये देखा था कि सियास क्या होते हैं, उनका इवॉल्व कैसे हुआ है, और उसमें भी जो स्कूल्स हमने जब पढ़ा था, स्कूल्स पढ़े थे या सोर्सेस पढ़े थे, तब हमने ये सब देखा था। ठीक है, सियास में भी कई सारे सेक्ट्स में लोग डिवाइड हो गए हैं अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, जो उनके सक्सेसर होने थे उनकी फेवर के अकॉर्डिंग। तो ये सिर्फ इथाना सरिया सियाज में इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। और जो टेम्प्रोरी मैरिज होता है, ये यूनियन मतलब टेम्प्रोरी यूनियन होता है मेल और फीमेल का किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ऑन पेमेंट ऑफ सम कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब उसके बदले में कुछ पे करना रहता है। और मुर्टा जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्जॉयमेंट। तो जब हम इस नाम को ही देखें तो इस नाम से पता चल रहा है कि मुथा मैरिज मतलब मैरिज फॉर इन्जॉयमेंट, जो कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है, उसमें कुछ कंसिडरेशन पे करनी रहती है। और इसको हम ऑल्सो रिगार्डेड एज मैरिज फॉर प्लेजर। ठीक है, एंड तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोटा मैरिज जो है ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया। तो चलिए जान लेते हैं। जो प्रोस्टिट्यूशन हुआ करता था, तो इसके डेवलपमेंट को मतलब इसको बढ़ने से रोकने के लिए एंड टू कन्फर्म लेजिटिमेसी अपॉन चिल्ड्रन ऑफ सच यूनियन, तो टेम्प्रोरी मैरिजेस वर रिकॉग्नाइज एंड परमिटेड बाय प्रॉफिट फॉर सम टाइम्स। ठीक है, उस टाइम प्रोस्टिट्यूशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और जो उनसे बॉर्न बेबीज़ होते थे, चिल्ड्रन होते थे, उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी क्योंकि वो इलेजिटिमेट होते थे। ठीक है, उनको ना तो राइट टू इनहेरिटेंस था, वो इनहेरिट नहीं करते थे कोई भी प्रॉपर्टीज़, और उनका ब्रॉटअप अच्छे से नहीं होता था। तो इसमें बच्चे की क्या गलती ना। तो इसलिए प्रॉफिट ने इस फॉर्म ऑफ मैरिज को रिकॉग्नाइज़ किया फॉर द सम टाइम, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को रोका जा सके और जो चिल्ड्रन हुआ करते थे इस यूनियन से उनको लेजिटिमेट कहा जा सके। ठीक है, और मोटा फॉर्म ऑफ मैरिज है ये, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी स्कूल एक्सेप्ट इटहाना सरिया, ये हमने देख लिया था। तो चलिए देख लेते हैं कि मोना मैरिज के एसेंशियल्स क्या हैं। देखिए, पहला है इसमें कि जो पार्टीज़ हैं वो उनकी एज प्यूबर्टी की होनी चाहिए। प्यूबर्टी यानी हम लोग देखते हैं कि मेजॉरिटी एज वगैरह ये एसेट्रा एसेट्रा। तो हम अपने जनरली हम देखते हैं कि शादी के लिए जो एज होती है वो 18 फॉर द गर्ल्स एंड 21 फॉर द बॉयज़। ओके, तो जो विमेन में जो मुस्लिम लॉ में होता है एज ऑफ मैरिज जो प्यूबर्टी होता है दैट इज़ 15 ईयर्स बाय इथाना असरिया लॉ पॉजेस साउंड, और वो साउंड माइंड के होनी चाहिए पार्टीज़। और गार्जियन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट मूटा ऑफ माइनर। बाकी सारे मैरिजेस में हमने देखा था कि गार्जियन भी कंसेंट दे सकते हैं, लेकिन मूटा मैरिज में माइनर का कंसेंट गार्जियन नहीं दे सकते। और इसमें क्या होना चाहिए, सिया मेल मूटा टू एनी मुस्लिम बट नॉट टू नॉन मुस्लिम, मतलब सिया मेल होना चाहिए। ठीक है, सिया मेल, सुन्नी मेल नहीं, ओनली सिया मेल होना चाहिए, क्योंकि ये सिया लॉ ही रिकॉग्नाइज करता है। और ये मूटा मैरिज कर सकता है किसी भी मुस्लिम से या फिर किसी भी नॉन मुस्लिम से। ठीक है, और नो रेस्ट्रिक्शन एंड नो रेस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ मूटा वाइफ्स, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितनी भी मूटा वाइफ्स को रख सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, और जो डावर होता है मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे मोटा मैरिज के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है भले ही, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है।
और उसी में डावर का जिक्र भी होता है और स्पेसिफाई किया जाता है कि कितना डावर पे करना है। और ये फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड वॉइड मैरिज, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। और जो हमने देखा था कंसेंट होना चाहिए वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। और इसमें जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है उसकी फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन बाकी के काइंड्स में हमने देखा था कि विटनेस का होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इसमें बिना विटनेस के भी मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी लॉफुली, और कॉन्ट्रैक्टेड बाय यूज ऑफ वर्ड मुटा। एंड द नेक्स्ट इज मस्ट नॉट एनी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज़। ये तो ज़रूरी है भाई ना, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए पार्टीज़ के बीच में। एंड द नेक्स्ट इज पीरियड फॉर विच मुटा इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड मस्ट क्लियरली स्पेसिफाइड मैरिज विदाउट स्पेसिफिक पीरियड निकाह। तो देखिए, हमने देखा कि हम ये जानते हैं कि मोटा मैरिज जो है वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है। तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइन होता है पार्टीज़ की तरफ से। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि डावर कितने स्पेसिफाइड है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी क्लियर करना चाहिए, क्लियर लिखा रहता है कि कितने पीरियड के लिए वो मैरिज एग्जिस्टेंस में रहेगी, ठीक है। और यहाँ ऐसे ही है, मैरिज विदाउट स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड निकाह, जो कि मुस्लिम लॉ लॉफुली कंसिडर करता है। और एक नोट पॉइंट है, मोटा इन इटसेल्फ डज नॉट रेंडर अ मैरिज टेम्प्रोरी, ठीक है। और हम इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, हम कुछ लीगल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं मोटा मैरिज के। तो पहला है कि जो कोहेबिटेशन होता है बिटवीन द पार्टीज़ वो लॉफुल होता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं और उनके पास राइट्स होता है टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो हमने देखा कि मोटा मैरिज ही इसलिए लाया गया था ताकि प्रोस्टिट्यूशन डेवलपमेंट को रोका जा सके, और जो बच्चे हो रहे थे, मतलब जो चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे थे फ्रॉम सच यूनियन, उनको लेजिटिमेट कहा जा सके। तो जाहिर सी बात है कि जो चिल्ड्रन होंगे वो उनको लेजिटिमेट कहा जाएगा और उनको राइट्स दी जाएगी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द पेरेंट्स। एंड द थर्ड इफेक्ट इज़ दैट बट द मुटा हस्बैंड एंड वाइफ हैव नो म्यूचुअल और राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। समझ रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तो कोई भी म्यूचुअल राइट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन बच्चे को राइट टू इनहेरिट का अधिकार है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज wife is entitled to get full dower even if the husband does not cohabit for the full term and leaves the wife before expiry of the term। जब स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए मोटा मैरिज फॉर्म होता है तो हस्बैंड को यानी कि मेल को कुछ पे भी करना रहता है इसलिए वाइफ को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होता है। तो अगर वो ड्यूरेशन के पहले ही छोड़ के चला जाता है, ड्यूरेशन ख़त्म होने के पहले ही, या फिर वो कोहैबिट नहीं करता है, तो भी हस्बैंड को उस वाइफ को फुल डावर देना ही पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इज़ इफ़ वाइफ लीव्स हस्बैंड ही हैज़ राइट टू डिडक्ट द अमाउंट। अगर जब वाइफ ही छोड़ के चली जाए तो जाहिर सी बात है हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो अमाउंट को काट ले या फिर कम करके दे। एंड द नेक्स्ट इज़ मोटा वाइफ इज़ नॉट इंटाइटल टू गेट एनी मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड अंडर सिया लॉ, ठीक है। इसमें वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है, लेकिन उसको मेंटेनेंस मिलता है किसमें, सीआरपीसी में। जब सिया लॉ से यानी मुस्लिम लॉ से बात नहीं बनी तो भाई सीआरपीसी में भी आप मेंटेनेंस ले सकती हैं। और इसमें क्या होता है ना कि जब कंज्यूमेशन नहीं होता पार्टीज़ के बीच में तो वाइफ को इद्दत ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, और मोटा मैरिज जो है वो टर्मिनेट हो जाती है कंज्यूमेशन के बाद। जब कंज्यूमेशन होता है मोटा मैरिज में तो टर्मिनेट आफ्टर कंज्यूमेशन, तो वाइफ को सिर्फ 2 मंथ के लिए इद्दत पीरियड में रहना रहता है, या इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना रहता है। और मैरिज डिज़ोल्व ड्यू टू द इज़ अ मैरिज, क्या जब मैरिज अगर डिज़ोल्व हो जाए, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो इसमें 4 महीने और 10 दिन का इद्दत ऑब्जर्व करना रहता है एक वीमेन को। और अगर मुर्दा वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो इसको इद्दत कब तक ऑब्जर्व करना रहेगा, जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए, यानी बच्चे का जन्म ना हो जाए तब तक। और इसमें नेक्स्ट है हमारा कि
डाइवोर्स नहीं है, जो कि अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो डाइवोर्स नहीं है मोटा मैरिज में। और ये डिज़ोल्व कैसे होती है, या तो किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए, या तो जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है वो ख़त्म हो जाए, या तो हस्बैंड छोड़ जाए वाइफ को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, ठीक है। और जो लास्ट हमारा इसमें लीगल इफेक्ट है ये है कि जो लाइफ लॉन्ग होता है उनको प्रिज्यूम्ड किया जाता है इफ़ इट इज़ नॉट नोन एज टू व्हेन द टर्म एक्सपायर्ड बट कोहेबिटेशन कंटिन्यूज टिल द डेथ ऑफ हस्बैंड। तो ये मान लिया जाता है कि कुछ मोटा मैरिजेस लाइफ लॉन्ग है, जब ये पता नहीं होता है कि जो एक्सपायरी है उस मैरिज का वो कब है, और जो अगर कोहेबिटेशन कंटिन्यूस चल रहा है हस्बैंड की डेथ तक, तब तो हम उसको मानते हैं कि वो जो मैरिज है मोटा मैरिज वो लाइफ लॉन्ग है। तो इसी के साथ बस इतना ही। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इफ़ you have any suggestion or doubt, please comment in the comment section. Thank you.